नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं चंबा शैली के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कौन सी शैली? गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली और गढ़वाल शैली के साथ साथ हम लोग देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर शैली। जम्मू और कश्मीर शैली। ठीक है, डाटा इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में छप सकता है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है, कराने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे, क्योंकि हो सकता कुछ टॉपिक आपको नोट डाउन या कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने पड़ जाए। जैसे अगर बात करते हैं चंबा शैली की, तो चंबा शैली आप जानते हैं कि अभी लेटेस्ट में वहाँ पे चुनाव हुआ है और सुक्खू जी वहाँ पे वर्तमान में CM बन चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, पहाड़ी राज्य होता है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट दिया गया चंबा शैली के लिए कि राजा साहिल वर्मन 920 ईस्वी में, इनकी पुत्री है चंपावती, इसके नाम पे इस राज्य का जो है नाम चंपापुरी रखा गया, जो कालांतर में जो है चंबा के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। किसकी पुत्री हैं? साहिल वर्मन की पुत्री हैं। क्या नाम है? चंपावती नाम है। तो चंपावती के नाम पे जो है चंबा नाम पड़ता है इसका। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है चंबा की घाटी को काली घाटी भी कहा जाता है या फिर कला की घाटी भी कहा जाता है। आप जानते हैं जो काली या काली की पूजा करने वाला बेल्ट होता है, या फिर जहाँ पे आप देखते होंगे कीलाक्षर का डाटा दिखाई देता है, वो तो मिस्र वाला डाटा हो जाता है। लेकिन जब यहाँ आप देखेंगे तो बंगाल वाले बेल्ट में भी ऐसा डाटा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ कहा गया है चंबा की घाटी में कला की घाटी कहा जाता है इसे। तो चंबा को कौन सी घाटी? कला की घाटी के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे पॉइंट दिया गया है चंबा चित्र शैली का आरंभ जो है राजा उदय सिंह के समय से स्टार्ट होता है। राजा उदय सिंह कब शासन करते हैं चंबा पे? तो 1700 नहीं 1690 से 1720 ईस्वी के मध्य जो शासन होता है वो होता है राजा उदय सिंह का, और इसी समय जो है चंबा की शैली जो है आगे बढ़ पाती है। चंबा कलम का उदय 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब राजा उदय सिंह जो है शासन करेंगे तभी इसका उदय होगा, तो इसीलिए कहा जाता है 17वीं शताब्दी के मध्य में इसका उदय माना जा रहा है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है कि उम्मेद सिंह ने चंबा को रंग महल का निर्माण करवाया, और रंग महल के चित्र बनवाने की जो परंपरा है वो भी उम्मेद सिंह के समय में ही स्टार्ट होती है। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो अगला पॉइंट आता है कि चंबा नरेश हैं राज सिंह के समय में निक्का चित्रकार गुलेर से चंबा आकर के बस जाता है। तो चंबा नरेश राज सिंह के समय में एक निक्का चित्रकार होता है, और ये निक्का चित्रकार मूल रूप से कहाँ से आता है? तो निक्का चित्रकार बाहर से आता है, गुलेर से आता है और चंबा में आके के बस जाता है। चंबा वही वाला बेल्ट है, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश वाला बेल्ट है, जिसको साहिल वर्मन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। साहिल वर्मन की पुत्री होती है चंपावती, तो उसी के नाम पे इसका नामकरण हो जाता है। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है कि चंबा शैली का चित्रकार कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, एक तो अभी निक्का आपने पढ़ा कि निक्का आता है कहाँ से? गुलेर से आता है। लौहूर आता है, निक्का आता है, दुर्गा आता है और तारा आता है। ये चारों चित्रकार जो है किस शैली के हैं? ये चंबा शैली के अच्छे कलाकारों में शुमार हैं, अच्छे चित्रकारों में शुमार हैं। चंबा शैली में आप ये तो जान ही गए कि किसके काल में जो है चित्रण, तो आप जानते हैं राजा उदय सिंह जब 17वीं शताब्दी में आते हैं, लगभग 1690 के आसपास शासन पे बैठते हैं, 1720 तक शासन करते हैं, तब इसका कलम विस्तारित होता है, यानी कुल मिला के चित्रकारिता स्टार्ट हो जाती है। आगे बात करते हैं, तो अगला पॉइंट दिया गया श्री जगदीश मित्तल और डॉक्टर हरमन गोएटज ने, और उसके साथ काल खंडला वाला भी मिलते हैं। तो इन लोगों ने चंबा के चित्रों पर शोध किया, अपने अपने जो है विचार व्यक्त किए। जब चंबा शैली के खोज के बारे में बात होती है तब 920 ईस्वी आता है, लेकिन जब चंबा शैली के उदय की बात होती है तब ये 17वीं शताब्दी के मध्य वाला डाटा आता है। तो इन पे जो है अपने समय समय पे जो है लोग आए हैं और अपना अपना जो है शोध प्रस्तुत किए हैं, सामने रखे हैं। हालांकि इस पर कोई बहुत बड़ा शोध नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं, तो अगला पॉइंट आता है कि प्रसिद्ध कलाविद हैं डॉक्टर MS रंधावा। MS रंधावा ने चंबा चित्रों पर एक जो है समीक्षात्मक पुस्तक लिखी, जिसका नाम होता है चंबा चित्रकला और उसके कलाकार। तो उनके कलाकारों को जो है प्रणताओं से उजागर करने का जो कार्यक्रम किया गया है वो डॉक्टर रंधावा के द्वारा किया गया है, और रंधावा ने इस पे जो पुस्तक लिखी, इससे थोड़ा सा चंबा शैली के बारे में और डीप में जानकारी मिल जाती है।
आगे बात करें तो चंबा शैली के साथ हमें आज गढ़वाल शैली भी पढ़ना है। आप जानते हैं चंबा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इस पे स्टार लगाइएगा। इसे कहा जाता है कि चंबा के जो चित्र हैं इस पे रुमाल, रंगमहल और दरवाजे की अन्य सामग्रियों का जो है चित्रण खूब दिखाई देता है। भूरी सिंह संग्रहालय में ये सब सुरक्षित है। तो एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा गया है कि चंबा में सबसे अच्छी चित्रण शैली कौन सी मानी जाती है, तो रुमालों पे जो चित्रकारी की जाती है, जैसे आप देखते होंगे आज के डेट में रुमालों पे जो है काश्तखाने की टाइप की होती हैं, फूलों की चित्रकारी होती है, कनेर का फूल हो या फिर गुलाब का फूल हो, खूब बना होता है। तो ऐसा कारनामा पहले चंबा में भी होता था, यानी जो है मंडी वाला बेल्ट होता है, हिमाचल प्रदेश वाला बेल्ट होता है, वहाँ पर भी चित्रकारी हुआ करती थी। ऐसा चित्रकारी खूब देखने को मिलती है, इसीलिए इसे कला की घाटी भी कहा जाता है। कला की घाटी भी कहा जाता है। कला की घाटी किसे कहा जाता है? चंबा शैली को ही कहा जाता है। ये एक बहुत खासम खास डाटा है, इसे आप देख लीजिएगा। एक चित्र है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये चित्र है आपका, राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ बैठे हुए हैं। ये हैं आपके राजा और ये हैं रानी, आप देख रहे हैं पूरा चित्र और रंगमहल ये दिखाई दे रहा है। किस शैली का सबसे बढ़िया नमूना माना जाता है, सबसे बढ़िया चित्र माना जाता है? तो ये आपका चंबा शैली का सबसे बढ़िया नमूना या सबसे बढ़िया चित्र माना जाता है, चंबा शैली का। चंबा शैली वही है, आप जान गए होंगे, हिमाचल प्रदेश के मध्य वाली है और इसके आसपास जो डाटा निकलता है वो है चंबा का। आगे बात करते हैं अब चंबा के बाद हम लोग गढ़वाल शैली के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चंबा में और बहुत सारे हैं, जैसे लाल काले रंगों की रेखाएं से खूब ज़्यादा चित्रण होते हैं, तो इन सबको भी देखा जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डाटा था वो आपको लगभग बताने का प्रयास किया गया है। अब थोड़ा सा आप गढ़वाल शैली के बारे में भी देख लीजिए। गढ़वाल शैली की अगर बात करते हैं तो गढ़वाल का संस्थापक आप जानते हैं कनकपाल था। कनकपाल जो है गढ़वाल को इस्टेब्लिश करता है। गढ़वाल शासक बलभद्र शाह ने एक भव्य राजमहल का निर्माण करवाया था और उसी में एक जो है चित्रणशाला भी बनवाई थी। तो किसने? बलभद्र शाह ने। कहाँ पे चित्रणशाला बनवाई? मूल रूप से गढ़वाल में बनवाई। गढ़वाल उत्तराखंड वाला बेल्ट होता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा राहुल संस्कृत्यायन ने। तो राहुल संस्कृत्यायन ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम होता है हिमालय परिचय। तो हिमालय परिचय में मौलाराम के वंशों को जो है वंशज होते हैं उनका पूरा परिचय दे दिया। मौलाराम यहाँ का बढ़िया चितेरा माना जाता है। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली से गढ़वाल आने वाला मौलाराम के पूर्वजों द्वारा गढ़वाल शैली में प्रवेश होता है। और कौन दिल्ली से गढ़वाल आता है? तो मौलाराम आता है। मौलाराम एक अच्छा कला जो है पारखी और अच्छा चित्रकार भी माना जाता है, जो दिल्ली से आता है। कहाँ पे आता है? गढ़वाल में आके बस जाता है। गढ़वाल के कलाकार मौलाराम के समकालीन चित्रकार कौन रहा है? तो माड़कू जो है यहाँ का और चैतू शाह, ये दोनों जो है मौलाराम के भाइयों में से थे। चैतू शाह और जो है माड़कू, ये दोनों कहाँ के? तो समकालीन कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। गढ़वाल कलाकार जो है गढ़वाल शैली के मौलाराम के समकालीन कलाकारों में गिने जाते हैं माड़कू और चैतू शाह। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि मौलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ भी लिखा। तो ये पूछा जाता है गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखा है? तो गढ़ राजवंश का जो इतिहास लिखा जाता है वो मूल रूप से गढ़वाल शैली में लिखा जाता है और मौलाराम के द्वारा लिखा जाता है। मौलाराम के द्वारा लिखा जाता है, याद रखिएगा, मौलाराम के द्वारा लिखा जाता है। आगे बात करते हैं, आपको एक दृश्य दिखाते हैं। दृश्य कैसा है आप देखेंगे, भगवान जो है श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए हुए हैं। ऐसा दृश्य मूल रूप से मौलाराम के द्वारा बनाया जाता है। ऊपर आपको गोवर्धन पर्वत दिखाई दे रहा होगा और ये हैं भगवान श्री कृष्ण, आप जानते हैं। इसके साथ साथ सब गोपियां हैं, गायें हैं और इस साइड में भी गोपियों और गायों को दर्शाया गया, बछड़े भी हैं, सब कुछ है। उसको दर्शाने का प्रयास, अच्छे से चित्रित करने का कार्य जो किया गया है वो मौलाराम के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर कहा जाता है कि गोवर्धन धारण नामक चित्र मौलाराम द्वारा चित्रित किया गया। ये किस शैली का है? तो ये गढ़वाल शैली का बढ़िया डाटा माना जाता है, उत्कृष्टतम चित्र माना जाता है। और अगर बात करते हैं गढ़वाल शैली के बारे में तो कहा जाता है चित्रकार माड़कू और चैतू शाह ने बनाया गया जो चित्र है उसे टेहरी के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। टेहरी के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो टेहरी के संग्रहालय में कौन से चित्र हैं? माड़कू और चैतू शाह के ज़्यादातर चित्र टेहरी संग्रहालय में रखे हुए हैं। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है, माड़कू ने बिहारी सतसई और गीत गोविंद के सुंदर दृष्टांत चित्र भी बनाए हैं। तो ये पूछा जाता है माड़कू कहाँ का चित्रकार है जिसने जो है बिहारी सतसई 700 दोहों की एक समूह होती है, इसका भी चित्रण खूब अच्छे से माड़कू के द्वारा किया जाता है। और उसके साथ साथ गीत गोविंद के सुंदर दृश्य भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो माड़कू के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और चित्रकार चैतू शाह ने कृष्ण लीला संबंधी और श्रृंगार के विषय संबंधी चित्र का निर्माण खूब अच्छे से किया है। किसने? चैतू शाह ने।
आगे बात करते हैं तो अगला आएगा जम्बू और कश्मीर शैली के बारे में। थोड़ा सा देख लेते हैं जम्मू और कश्मीर शैली कहाँ पे रही है। तो जम्बू राज्य गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित था। जम्बू के आरंभिक चित्र बसोहली शैली के बने माने जाते हैं, बने थे। किस शैली के? बसोहली शैली के। जम्बू के चित्र आरंभिक काल में किस शैली के रहे हैं? तो ये बसोहली शैली के चित्र माने जाते थे। चित्रकार नैनसुख ने जम्बू दरबार में रह करके चित्र बनाए हैं, जो जम्बू शैली का प्रमुख चित्रकार भी माना जाता है। नैनसुख, सोचिए नैनसुख कहाँ कहाँ का है चित्रकार, ये जो है नैनसुख जम्बू शैली का भी है। इससे पहले गुलेर शैली आप पढ़ेंगे तो गुलेर शैली में भी इसका नाम आएगा, गुलेर शैली में भी नैनसुख का नाम बहुत अच्छे से आता है। आगे आप बात करते हैं तो अगला जो पॉइंट दिया गया, अगला पॉइंट कह रहा है कि जम्बू शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण, बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण और उसके साथ साथ स्त्री भजन सुनाते हुए ये सब दृश्य किस शैली के हैं? तो ये सब के सब जम्मू शैली के दृश्य माने जाते हैं, जम्मू शैली के डाटा माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जम्बू शैली पे सिखों का प्रभाव दिखाई देता है। तो बिल्कुल सिखों का प्रभाव खूब ज़्यादा दिखाई देता है। तो सिख कहाँ हावी रहे हैं? जम्बू शैली पे थोड़ा सा हावी रहे, जम्मू शैली पे हावी रहे। आगे कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में हंसराज कलाकार ने अपना योगदान खूब अच्छे से दिया है। तो कश्मीर शैली को विकसित करने में किसका योगदान रहा है? तो हंसराज का योगदान ज़्यादा रहा है। हंसराज क्या थे? एक अच्छे कलाकार के रूप में फेमस रहे। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के राजहंस चित्रकार का उल्लेख किया है। कब किया है? 16वीं शताब्दी में किया है। किसने किया है? तारानाथ ने किया है। तारानाथ कौन होते हैं? आप जानते हैं कि ये तिब्बती इतिहासकार होते हैं, तिब्बती इतिहासकार या कला समीक्षक होते हैं। तो कश्मीर के हंसराज चित्रकार का उल्लेख तारानाथ ने भी किया है 16वीं शताब्दी के आसपास। अगला पॉइंट आता है जम्बू चित्रकला का स्वर्ण युग क्या रहा है। तो राजा बलवंत सिंह का जो समय रहा वो जम्बू चित्रकला का सबसे स्वर्णिम काल रहा। सबसे ज़्यादा चित्रण, सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी रचनाएं वहाँ पे बनाई गई। आगे बात करते हैं तो कश्मीर शैली में 1940 ईस्वी में चित्रित किया गया महाराजा गुलाब सिंह का एक चित्र बहुत फेमस हो जाता है। तो महाराजा गुलाब सिंह का चित्र किस शैली का है? कश्मीर शैली का है। कब का है? 1740 ईस्वी में बनाया गया चित्र थोड़ा सा फेमस चित्र होता है। कश्मीर की पासमीना सालें विश्व प्रसिद्ध होती हैं। पासमीना सालें याद रखिएगा, बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं पासमीना सालें। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, CTET, उन्हें पता होगा। जो लोग टेट की तैयारी किए होंगे उन्हें भी पता होगा, TET। ठीक है, पासमीना सालें कहाँ की फेमस हैं? J&K की फेमस है। आगे बात करते हैं पुछ की चित्रकला के बारे में। थोड़ा सा देख लीजिए। पुछ नगर जम्बू राज्य से सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित था। ये 1770 ईस्वी में नहीं, 1760 ईस्वी में। तो 1760 ईस्वी के पश्चात जो है गुलेर राज का एक शीर्षक पुंछ से आकर के बस जाता है। और ये कहाँ से आता है? गुलेर शैली से आता है। तो ये कहाँ बसता है? पुंछ में बसता है। पुंछ में बसता है, इसलिए इसका नाम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है WG आर्चर महोदय ने प्रकाशित पुच्छ शैली के चित्रों को सन 1950 से 81 के मध्य के माने हैं। किसने माने हैं? WG आर्चर ने माने। WG आर्चर ने पुच्छ शैली के चित्र कब के माने? तो पुच्छ शैली के जो चित्र माने हैं 1750 से 1781 के मध्य के माने। अगला पॉइंट, पुच्छ चित्रों की विशेषता यह है कि महिला सेविकाओं को ऊंचे टोपी पहने दर्शाया गया है और जो मुस्लिम परंपराओं का धोतक माना जाता है। जो महिलाएं हैं या सेविकाएं हैं ये ऊंची टोपी पहनती हैं और ऐसा ऊंची टोपी पहनने का जो परंपरा बताया जाता है ये मुस्लिम परंपराओं का धोतक है, यानी मुस्लिम परंपराओं का व्यवहार बताता है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो अंतिम पॉइंट आपका दिया गया, कहा जा रहा है कि स्त्री आकृतियाँ लंबे छरहरे बदन वाली यहाँ दर्शाई गई हैं। सिर गोल और मस्तक जो है ऊंचे हैं, पतली नाक होती है, नेत्र कमलकार होती है और चमक के लिए बनाई जाती हैं। ऐसी जो है पुच्छ शैली की विशेषता मानी जाती है। छरहरे बदन वाली, सिर गोल है, मस्तक ऊंचा है, स्त्री की लंबी छरहरी बदन है, पतली नाक है, नेत्र कमलकार है, ऐसा दृश्य मूल रूप से दर्शाया गया है आपकी पुंछ शैली में। पुंछ शैली वही है जो 1750 के आसपास जो है अस्तित्व में आती है और 1781 तक लगभग रहती है। गुलेर राज्य से थोड़ा सा अलग होकर के ये शैली आती है। हालांकि आपके सिलेबस में इतनी सारी शैलियाँ नहीं है, बस आपके साल जो है सिलेबस में आप छोटा सा डाटा देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चंस आप जानते हैं मोलाराम से भी पूछ लिया जाता है और मोलाराम के साथ साथ चंबा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश वाला जो रुमालों से क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस बनने की उम्मीद थी उस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, मित्रों के भी जरूर शेयर करना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद, दिल से सैल्यूट, वंदे मातरम।